आज हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे जिसमें उबटन के बाद का हमें टॉपिक लेकर के चलना है। लास्ट टर्म पे हमने उबटन को पढ़ा था। उबटन से मैंने कई आपको बेनिफिट बताए थे, जैसे मोटापे वगैरह में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी स्किन को सुंदर बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कॉस्मेटिक पर्पज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोटापे में क्या है, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जिस जगह मैं वर्क करता था पहले, वहां पर हमने कई पेशेंट्स पर उड़द की दाल, त्रिफला पाउडर और ऐसे कई द्रव्यों का कॉम्बिनेशन बना करके हमने उनके ऊपर उपटन की प्रैक्टिस की। और उपटन उनको करने के बाद हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम सिटिंग में लगभग 45 मिनट तक उनका उद्वर्तन करने पर 45 मिनट उनकी पूरी बॉडी का उद्वर्तन करने पर हमने मिनिमम 2 से 3 किलो और मैक्सिमम 7 किलो वजन एक सिटिंग में कम होते देखा है। 7 किलो वजन इतना ज्यादा कैसे कम हो गया उन लोगों में, इसका तो आइडिया नहीं है। बट 2 से 3 या 4 किलो तक का वजन जो है मोस्टली पेशेंट्स में कम हुआ था। मोस्टली पेशेंट्स में कम हुआ था। तो इसमें हम पढ़ते भी है, उद्वर्तनम कफरम मेदिशा प्रविलायनम स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम, कि ये उद्वर्तन कफ का नाश करने वाला होता है, मेद को विलीन करने वाला होता है। मेद को विलीन मीन्स डिसॉल्विंग करने वाला होता है, अंगों को स्थिर करने वाला होता है, हमारे अंगों को सुडौल और स्थिर यानी मांसपेशियों को अच्छे तरीके से टाइट करने वाला होता है। हमारी मांसपेशियों को अच्छे तरीके से टाइट करने वाला होता है। तो ये हमने इसमें देखा था। स्थूल की चिकित्सा में हमारे आचार्य चरक ने भी बोला है, रूक्षाण उत्तानी च, और क्रस्ता की चिकित्सा में उसी ग्रंथ में बोला है स्निग्धम उद्वर्तनम स्थान स्नानम। अगर कृष्ण व्यक्ति है तो स्निग्ध द्रव्यों का आपको उद्वर्तन करना है। यदि वो स्थूलता से ग्रसित व्यक्ति है, मोटापे से ग्रसित व्यक्ति है, तो उसको रूक्ष द्रव्यों का उद्वर्तन आपको करना होता है। आज का टॉपिक कोई ज्यादा विशेष इस प्रकार से नहीं है, लेकिन उसका क्लिनिकली कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला गया है कि आपका मेंटल, फिजिकल और सोशल के साथ स्पिरिचुअल यदि हेल्थ अच्छा है तो आप कंप्लीट हेल्थ को प्राप्त करते हैं। तो आज का कुछ आधारित है इस प्रकार से हमारा सोशल हाइजीन और साथ में सोशल इंटरेक्शन और स्पिरिचुअल इंटरेक्शन के ऊपर है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्नान के गुण से। स्नान के बारे में सभी जानते हैं। हमारे यहाँ से एक प्रथा, एक कहावत चलती है, नहाने से पहले और खाने के बाद ठंड क्यों लगती है। नहाने से पहले और खाने के बाद ठंड क्यों लगती है, तो इसका आंसर आप ढूंढिएगा। लेकिन इससे ही मिलता जुलता एक पॉइंट और है कि नहाने के बाद हमें तुरंत भूख लगने लगती है। क्यों? क्योंकि ये अग्नि दीपन का कार्य करता है। स्नान कर्म अग्नि दीपन का कार्य करता है, साथ में वृश्य कर्म भी करता है। तो इसमें श्लोक आता है, दीपनम वृश्यम आयुषम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रम श्वेद तंद्रा तृण दहा पाश्म चित। यह क्या कहना चाह रहे हैं वो, स्नान करने से आपकी अग्नि का दीपन होता है, वृश्यता आती है, आपकी आयु का वर्धन होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, उत्साह का प्रवाह होता है। कंडूमल श्रम श्वेत तंद्रा, कंडूमल खुजली किसी वजह से हो रही हो, जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है या अन्य प्रकार के इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे ग्रो कर रहे हो स्किन के ऊपर, और आप नहीं नहाओगे तो वो इन्फेक्शंस और ग्रो करते जाएंगे। बट यदि आप प्रॉपरली अपनी हाइजीन को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो कंडूमल इनको सभी को समाप्त करता है। श्रम स्वेद हमारे शरीर की थकावट को दूर करता है। पसीना इत्यादि की वजह से जो शरीर में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उनको क्लीन करके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्यास, दाह और पाप को शांत करने वाला बोला गया है।
कि आपका मेंटल, आपका फिजिकल दोनों को काम डाउन करने के लिए आप स्नान कीजिए, बहुत ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अन्य आचार्य ने भी बोला है, ब्रश कर्म किस प्रकार से होता है। देखो, अग्नि दीपन कर्म किस प्रकार से होता है कि जब आपकी बॉडी पर जब आपकी बॉडी बाहर किसी चीज के संपर्क में जाती है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। गर्मियों में आपकी भूख कम हो जाती है, गर्मियों में आपकी भूख कम हो जाती है और सर्दियों में आपकी भूख बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी बॉडी एक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम पर कार्य करती है। थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम क्या होता है? थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ये होता है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को अप्स एंड डाउन करते रहना, एक लेवल को स्थिर करने की कोशिश करते रहना। गर्मियों में बाहरी एनवायरमेंट का, बाहर का जो वातावरण होता है बहुत ज्यादा हॉट होता है, तो यदि उसकी अपेक्षा हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा या हमारे अंदर अग्नि का प्रभाव ज्यादा होगा, तो हमें उस गर्मी में शांति नहीं मिलेगी। तो उस गर्मी से राहत देने के लिए हमें बॉडी के अंदर थर्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर गर्मी तो अंदर ठंडक आ जाती है, जिसकी वजह से भूख कम लगने लगती है, हमारी अग्नि लोअर स्टेज में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार सर्दियों में हमें एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हमें बचना है सर्दियों से तो हमें बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन चाहिए। तो वो हीट प्रोडक्शन यदि आपके अंदर आता है तो आप बाहरी वातावरण से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी एनवायरमेंट के साथ साथ, वातावरण के साथ साथ अपना इंटरेक्शन करती है। और उसी प्रकार जैसे श्लोक आप सभी ने पढ़ा है, विसर्गादान विक्षेपै सौम्य सूर्य निलः धारयन्ति जगत देहम कप्पितनलास्तथा। जैसे विसर्ग और आदान काल में जलवायु, मौसम हर प्रकार से अपने आप को, जिसमें सूरज, चंद्रमा, वायु ये आते हैं, अपने आप को हर तरीके से बदल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी वात, पित्त, कफ अपने आप को हर तरीके से बदलने का प्रयास करते हैं, ताकि यू हैव टू लिव अ लाइफ एज अ हेल्दी पर्सन। आप एक स्वस्थ व्यक्ति की जिंदगी जी सके, इसलिए अपना कार्य कर रहे होते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आज थोड़ा ही सेशन शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि कोई टॉपिक बड़ा नहीं है ये। बाकी क्लिनिकल को कल फिर थोड़ा सा और आगे लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें की हैं। तो यदि आप पेशेंट को देखते हैं और पेशेंट कई समय से नहीं नहा रहा है या हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज को प्रॉपरली पेशेंट को समझाइए कि नहीं भैया ऐसा ऐसा आपको करना है, क्योंकि वो भी एक निदान हो सकता है किसी अनहाइजीनिक कंडीशन से डेवलप्ड होने वाले रोगों का। दूसरा आता है उष्ण जल से स्नान की विधि और निषेध। देखिए, गर्म जल से स्नान करने का जो विधान बोला है वो थोड़ा अलग टाइप से होता है। आचार्यों ने ये बोला है कि गर्दन से नीचे यानी उत्तमांग जो है उसको गर्म पानी से नहीं नहलाना है। गर्दन के नीचे का पार्ट आपको गर्म पानी से वॉश करना है, यदि गर्म पानी की आवश्यकता होती है तो। और सिर के ऊपर के पार्ट को आपको नॉर्मल शीतल जल से वॉश करना है। लेकिन यहीं पर एक अन्य टीकाकार हैं जिन्होंने इसका टीकाकरण किया है हमारे अष्टांग हृदय का, वो है हेमाद्री जी। हेमाद्री जी कहते हैं कि शीत और उष्ण जल दोनों का एक साथ प्रयोग ना करें। जिस समय पे यहाँ गर्दन के नीचे आप गर्म डाल रहे हैं, तो आपने ऐसे करके सिर के ऊपर से ठंडा डाल दिया, सिर भी वॉश हो गया। नहीं भैया, अष्टांग हृदय में तो लिखा था कि सिर को आप ठंडे पानी से, गर्दन के नीचे को आप गर्म पानी से साफ कर सकते हैं यदि करना चाहे तो हमने गर्दन के नीचे का गर्म पानी से कर लिया, साथ में सिर को भी कर लिया। नहीं, आपको इन दोनों के बीच में कुछ समय का गैप करके चलना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम बिगड़ सकता है।
एक तरीके से बॉडी हमारी कंफ्यूजन में जा सकती है। अब भाई सिर के ऊपर का क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का रीजन समझिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे सिर के ऊपर का जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, वो सभी हमारा कफ दोष प्रधानता वाला पार्ट है। कफ का स्थान है, उत्तमांग हमारा कफ का स्थान है, क्योंकि चेस्ट भी है। लेकिन अगर पर्टिकुलर इस डिक्टेशन को हम क्लियरली करें, ऊष अंबुनाम अधकायश्य परिशेको बलावहा तैनैव तु उत्तमांगस्य बल हृतकेश चक्षुषाम, बल हृतकेश चक्षुषाम बोला है। अगर इसको हम देखें स्नान की विधि और निषेध को, तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इन्होंने बोला है अधकायश्य, और इसको डिटेल में यदि डिक्टेशन करने के लिए, इसके डिटेल में यदि डिस्क्रिप्शन अगर हम ढूंढने के लिए जाएं, तो हमें समझ में आता है कि वो इतने मूर्ख तो होंगे नहीं कि चेस्ट को भी नहलाने की बात कर रहे हैं, जब इसको गर्म पानी से नहीं नहलाने की बात कर रहा है। तो उनका जो कहने का मतलब रहा होगा, डायफ्राम की जो लाइनिंग है, डायफ्राम का जो रीजन है, ये हमारा डायफ्राम जो ये इंसिफॉर्म लिगामेंट होता है, इसके नीचे का जो रीजन होता है, यहां से हमें ये करना है ताकि पित्त और वात दोनों, पित्त का वर्धन हो सके, जिससे क्या है कि हमारा पाचन तंत्र अच्छे से कार्य कर सके, वायु को उष्णता का परिसेक मिलने से उसका अनुलोमन प्रॉपरली हो सके। और यहाँ पे इसलिए नहीं डालना है क्योंकि कफ विलयन होकर के, पिघल करके कफ का क्षरण होने लगेगा, और वो कफ का यदि क्षरण होने लगा तो हमारी आंखों को, हमारे बालों को नुकसान बहुत ज्यादा तेजी से दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इन्होंने बोला है बल हृतकेश चक्षुषाम, यानी सिर के जो बाल हैं, आंखें हैं, उनके लिए ये नुकसानदायक है। यहाँ पर सुश्रुत जी का कोट में पढ़ रहा हूं, ऊष्णेन शिरसः स्नानम हितम चक्षुषा सदा, शीतेन शिरसा स्नानम चक्षुष्मति निर्देश। वो भी यही पॉइंट को डिक्टेट कर रहे हैं। इस पॉइंट को फिर से वो बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत जी कि देखिए, मैंने तो बोल दिया, भागवत जी को भी आप सुन लीजिए, भागवत जी को भी सुन लिया और चरक जी को भी सुन लीजिए, सब जगह एक ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि कंसेप्ट कभी बदलते नहीं है। ये सिद्धांत है, उत्तमांग जो होता है वो कफ प्रधान हिस्सा है, तो वहां कफ को बचाना है। कफ की रक्षा के लिए आपको उष्ण जल से स्नान नहीं करना है। समय से पहले बाल सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होने लगती है। स्नान के अयोग्य कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो वही रोगी रोगी हैं, देखिए, अर्दित के रोगी को नहीं करना है। स्नानम अर्दितम नेत्राश कर्ण रोगाति सारिषु आध्मानम पीनसा जीर्ण भुक्तवत्सु चा गर्हितम। क्या कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट है, उनको स्नान करने को मना किया गया है। नेत्र रोगी को करने को मना किया है, मुख रोगी को करने को मना किया गया है, कर्ण रोगी को करने को मना किया गया है, अतिसार रोगी को करने को मना किया गया है, आधमान पीनस अजीर्ण में करने को मना किया। भोजन करके तुरंत स्नान करना निंदित बोला गया है। क्यों बोला गया है? आपको भी होमवर्क देता हूँ, ये मेरा भी होमवर्क है, क्योंकि मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया कि भाई अर्दित के व्यक्ति को आप स्नान करने से क्यों मना कर रहे हो, जबकि आप उसको नाड़ी स्वेद करवाते हो, आप उसको स्नेह स्वेदन कराते हो। नेत्र रोगी को आप स्नान के लिए क्यों मना कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। मुख रोगी को क्यों कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा मेरे को। इससे ऐसा क्या कंसेप्ट होता है कि स्नान करने से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाए? आप भी इसके ऊपर विचार करिएगा, मैं भी इसके ऊपर विचार करूंगा, फिर इसको डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं देखो, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं स्नान का सिर्फ दो जगह से लेना देना है। एक आपकी अग्नि से, दूसरा आपकी पवित्रता से। पवित्रता मीन्स हाइजीन से। तो अग्नि मान या कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पे जा रहा होगा, जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम का, इसीलिए शायद इसको यहाँ पर मना किया है। अब इसके बाद भोजन और मल उत्सर्ग की अवस्था का विधान किया गया है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं,
कि भोजन के बारे में एक छोटा-सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि भोजन जो है हमारा, उस भोजन को समय पर करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। उस भोजन को समय पर करना चाहिए और समय पर करने से आपको कई बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डाइजेशन अच्छा होगा प्रॉपरली, डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलेगा। इसलिए बोला गया है कालम भोजनम आरोग्य कारणम। समय पे किया गया भोजन आरोग्य प्रदान करता है और असमय किया गया भोजन आपको रोगों से ग्रसित करता है। ऐसे कई पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनका रूटीन इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और लंबे समय से यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सुबह 10 बजे का खाना 2 बजे का खाना 3 बजे और रात का खाना बिल्कुल ही रात 12-1 बजे के आस-पास वो लोग खा रहे हैं। उसकी वजह से उनको ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने की वजह से कुछ लोगों का हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो क्रश भी होते हैं और कुछ लोग मोस्टली जो पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो मोटापे के शिकार देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि उनके शरीर में आमदोष का संचय होता है। कई बार वो कार्डियक पेशेंट में तब्दील हो जाते हैं, डायबिटीज़ में तब्दील हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट हमें ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन भी इसमें डेवलप होते हुए देखा गया है। हमने ऐसे कई पेशेंट की स्टडी की जिनकी काफ़ी लंबे समय से ये दिनचर्या हो रही थी और सबसे ज़्यादा इसमें जो पेशेंट हमें डेवलप होते हुए दिखे हैं, वो दिखे हैं हमें गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि सुबह 10 से लेकर के 2 बजे के बीच का जो टाइम है, वो बहुत अच्छा टाइम होता है भोजन करने के लिए। इस समय आपका भोजन राजा की तरह होना चाहिए, जितना आप कर सकते हो दबा के कीजिए। बोला गया है सुबह का भोजन राजा की तरह और रात का भोजन आपका एक भिखारी की तरह होना चाहिए। तो आप स्वस्थता के कगार पर टिके रह सकते हैं, अन्यथा स्वस्थता के कगार पर टिके रहना बहुत कठिन है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बट वहाँ पर टिके रहना बहुत कठिन कार्य है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? 10 से 2 बजे का जो टाइम है, वहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। उसका एवरेज निकाल लीजिए, लगभग 11 से 12 बजे के बीच में आपको भोजन कर लेना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में सर्काडियन रिदम के थ्रू एक बॉडी की एक साइकिल होती है, उसके थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन बॉडी करने लगती है। उसको टाइमिंग के हिसाब से सीक्रेशंस करने होते हैं ताकि आपको भोजन का पाचन प्रॉपरली होता रहे। आप अपना कार्य करना भूल सकते हैं बट हमारी बॉडी करना नहीं भूलती। इसलिए हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली अपनी फंक्शनिंग करती है, लेकिन वो एसिड हमारी ल्यूमेन पर, म्यूकोसा पर बार-बार जा कर के इरिटेट करते रहते हैं और उस इरिटेशन की वजह से वहाँ पर छाले बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर या अन्य द्रवशूल या परिणामशूल के नाम से हम जानते हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम पे वेबिनार में डिस्कस किया था। आज की डेट में सबसे बड़ा रीज़न यही है, भोजन के गलत नियम और भोजन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों के भी बारे में अज्ञानता फैल रही है। दूसरा पॉइंट आता है, ऐसे मल-मूत्र के बारे में बोल रहे हैं कि मल-मूत्र आदि के अप्रवृत्त वेगों को देखिए, आपको सुबह ड्यूटी जाना होता है, मान लीजिए किसी को। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा मोशन क्लियर नहीं आता, तो हमें ताकत लगानी पड़ती है फ्रेश होने के लिए सुबह। भई आप ताकत क्यों लगा रहे हैं? ताकत लगाने से क्या होगा, जब आप बलपूर्वक मल प्रवृत्ति करेंगे, तो आपका जो बलपूर्वक मल प्रवृत्ति करने पर आपकी जो रेक्टल लाइनिंग्स होती हैं, जिसको प्रवाहिनी विसर्जनी संवरणी बोला है, वहाँ पर बड़ा एक प्रभाव आने लगता है और वो प्रभाव आने से आपको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, साइनोनिडल साइनस, तो इस प्रकार से कई प्रकार की डिजीज़ वहाँ पैदा होने के चांसेस होते हैं।
इसलिए बलपूर्वक प्रवाहन नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है कि पहला तो हमने बलपूर्वक त्याग का सुना कि भाई आपको मोशन नहीं आ रहा है। मोशन कैसे आएंगे, पहले इसका सॉल्यूशन भी देख लेते, फिर आगे के कंसेप्ट में चलेंगे। मोशन आने के लिए क्या करना चाहिए? मोशन आने के लिए पेशेंट की आपको पहले हिस्ट्री लेनी है। उसका खाने पीने का तरीका तो गलत नहीं है। अब रात के 10-11 बजे के आसपास भोजन खाएगा, भोजन खा करके लेट जाएगा तुरंत ही, तो सुबह उसको जल्दी मोशन कैसे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ही रेयर केसेस हैं जिनमें कुछ लोगों के ऊपर भगवान मेहरबान होता है कि उनको जल्दी मोशन आ जाता है। दूसरा आपको ये देखना है इस व्यक्ति के खाना खाने के बाद पानी पीने की क्वांटिटी कितनी है। जलपान कम मात्रा में करता हो जिससे भोजन में ड्राइनेस आने की वजह से मल वहां पर इंटेस्टाइन में पड़ा रहता हो। तीसरा आपको एज फैक्टर भी रहता है, उस एज फैक्टर को भी फाइंड करना होता है। अब इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए आप 3 रूल अपनाइए। पहला रूल, समय पर भोजन करें। भोजन करने के बाद आपको कुछ कदम चलना है। दूसरा, दिन भर में भरपूर पानी पिएं। जब भी प्यास की अर्जीज आए तब पिए, यदि नहीं आते हैं तो एक एक घूंट करके पानी पीने का नियम बनाएं। तीसरा, फाइबर युक्त डाइट आप लें। ये 3 तो मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो आपको मोशन क्लियर कराते हैं। बाकी स्ट्रेस डाउन भी करना आवश्यक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहला आपने देखा कि मल को बलपूर्वक प्रवृत्ति होना मल की। दूसरा क्या है कि आपने बलपूर्वक उसकी प्रवृत्ति की। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है कि आपको मोशन आ रहा है, बहुत अच्छा मोशन आ रहा है आपको, और बहुत अच्छा मोशन आने पर आप उसके वेग को रोक रहे हैं, जो इन सर्दियों के सीजन में मोस्टली करते हैं। बच्चों में ज्यादातर होता है कि उनको टॉयलेट आ रही है, रोके पड़े हुए। आप 13 अगाड़िए बेवों तो पढ़ चुके होंगे कि मल को रोकने से, मूत्र को रोकने से, स्वेद को रोकने से, तृष्णा को रोकने से, दाह को रोकने से, ये सारी चीजें जो हैं इनको 13 टाइप्स ऑफ अधारणीय बिग एनर्जीज को रोकने से क्या प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है, तो इनको नहीं रोकना है आपको। ये अच्छे आचरण में डालना है, लाइफ स्टाइल का आपका हिस्सा होना चाहिए। आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल यही बोलती है अपने अर्जेस को नहीं रोकना। क्यों नहीं रोकना? नर्वस सिस्टम का प्रॉपरली फंक्शनिंग होती है आपके प्रत्येक बॉडी के सिस्टम पर, वो अपना समय समय पर कार्य करता है। यदि आप उस समय पर उन न्यूरोट्रांसमीटर से आ रहे सिग्नल को, 2 नर्व के स्नैप्स होते हैं, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ ट्रांसफर होता है, तब जाकर के सेंसेशन पास आउट होते हैं। अगर आप इन दोनों को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, इन दोनों को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें एक वर्ड आता है वात के कार्यों में, संधान कर्म। संधान कर्म, संधान कर्म का अर्थ हम क्या समझ लेते हैं कि संधान कर्म तो कफ करता है, 2 चीजों को जोड़ने का, चिपकाने का कार्य, लेकिन वात दोष भी संधान कर्म करता है। मेरा ब्रेन मेरे हाथ से कैसे कनेक्टेड है? मैं अभी यहाँ पर पिंच करूंगा तो कैसे मेरा हाथ दूर हो जाएगा? मेरा ब्रेन मेरे पैर से कैसे कनेक्टेड है? मेरा ब्रेन मेरे हार्ट से कैसे कनेक्टेड है? तो ये, और मेरा हार्ट भी डिफरेंट वे में हर जगह पर जाकर किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है, बाय द नर्व्स और बाय द ब्लड वेसल्स। तो कहीं ना कहीं बात दोष आपस में जोड़ने का कार्य तो कर रहा है। अब जब आपका बात दोष का फंक्शनिंग प्रॉपरली अनुलोम दिशा में हो रही है, उसकी नॉर्मल गति में हो रही है, तो उस बात दोष की फंक्शनिंग को रोक करके, अवरोध पैदा करके क्यों हम डिस्टर्ब करते हैं? क्यों हम डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यदि हम डिस्टर्ब करेंगे तो वायु की प्रतिलोम गति होगी, और फिर ये हैबिट जो है आपकी एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब सुख साधन धर्म की प्रशंसा बोली है। सुख साधन धर्म की प्रशंसा मतलब यहां से बोल रहे हैं कि आपको ऐसे वर्क करने चाहिए जिससे आपका मन खुश रहे, आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी सुख प्रवृत्तियां करने, सुखार्ता सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न विद्या धर्मा तस्बद्ध धर्म परो भवेत।
इस प्रकार से इन्होंने बोला है कि सभी प्राणियों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो, ना कि दुख की प्राप्ति हो। कि सुबह उठ के मैंने किसी को गाली दे दी, मैं किसी से लड़ गया, सुबह-सुबह का दिन ही खराब हो गया और पता चला पूरे दिन भर मेरा मूड खराब रह रहा है। अब मैं कार्य कैसे करूँ? मेरा मूड ही खराब हो गया। या मित्र और शत्रु के प्रति आचरण करने को बोला है। यहाँ बोलते हैं कल्याण करने वाले मित्रों पर, जो आपका हमेशा कार्य करते हैं, इसको बोला है भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवेतेतर दूरगः। जो आपका मित्र है वो हमेशा आपका सपोर्ट करता है, आपको सही सलाह देता है, उसके साथ में मधुर संबंध बनाइए। जो व्यक्ति आपसे द्वेष रखता है उससे दूर रहिए, सभी जानते हैं। अब इसके बाद आता है 10 विध पापों की समीक्षा। हिंसा, स्थैर्यता, कामम, पैशुन्यम, प्रसारते, सम्मिन्न लाभम, व्यापादम विद्या, द्रव्यपर्यम, पाप कर्मेति दशदा, काय वाक मानसस्तेजता। क्या है ये? देखिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन इसी बोरिंग चीज के अंदर से कंसेप्ट निकल के आते हैं अगर आप इसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपनाते हैं तो। ये 10 तरह के पाप कर्म हुए। ये आपके साइकोसोशियोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक बॉडी पर वर्क करते हैं। आपके ब्रेन का आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है, इसको ये चीजें बताती हैं। जिसमें बोला है हिंसा, प्राणियों को मारना, लोगों को मारना, चोरी करना। अन्यथा कामम, दूसरी स्त्री के साथ यानी कि गुरुजन की स्त्री के साथ, फ्रेंड की वाइफ के साथ या फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत करने का विचार करना या कुछ गलत करना। इन चीजों में हमारे ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होने लगती है। बार बार एक ट्रिगर हमारी बॉडी को मिलता है, हमारे हार्ट को ट्रिगर मिलता है कि कुछ गलत हो रहा है, सावधान रहिए, सावधान रहिए। अलार्म बजता रहता है, एक अलर्ट अलार्म बजता रहता है, जिससे हमारे हार्ट की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होने लगती है, कार्डियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बढ़ने लगते हैं। चुगली नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं। चुगली यदि आप करते हैं तो आपको फोकस भी किसी एक चीज से हट करके फालतू चीजों को जानने में लग जाता है। कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, ऐसे शब्द ना बोले जिसको बोलने के बाद में आपको पछताना पड़े कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, और उसकी वजह से पूरे दिन भर आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपका मेंटल स्टेट डाउन रहेगी। उस मेंटल स्टेट के डाउन होने पर आप एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी चीजों के शिकार हो जाएंगे। और यदि आपको ये एहसास नहीं है कि आपने किसी से गलत बोला है या झूठ बोला है, तो आप बहुत बड़े खतरे में जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इन आदतों से सोशोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वहां से जो आपके पास आएगा ना, वो कितना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। अब सीधा सा कैसे आएगा? आपने किसी को कठोर वचन बोल दिया, कुछ गाली दे दी, उठा करके खींच के दे देगा आपको। हो सकता है गोली मार दे, गाड़ी के नीचे पटक के आपको गाड़ी चढ़ा दे उसके ऊपर। आपका क्या होगा? कठोर वचन आपने बोले, लेकिन आपको वो पिल-पिला करके चला जाएगा, मार के ऐसा चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए भैया रास्ते में जाते वक्त ध्यान दें, बाइक से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोल के चला गया, मुस्कुरा दीजिए। एक छोटी-सी स्माइल आप देंगे, सामने वाला कुछ नहीं करेगा और उसको भी अच्छा लगेगा, संबंध बनते हैं इसमें। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में एक डॉक्टर के एथिक्स भी होने चाहिए, आपके भी एथिक्स होने चाहिए इनमें से, जो आपके लिए अच्छी चीज है। पेशेंट से ज्यादा कठोर नहीं बोले, पेशेंट से प्रेम पूर्वक बोले, समझाने की प्रक्रिया करें। इसको ही तो ये सब काउंसलिंग के पार्ट ही हम काउंसलिंग में करते हैं। झूठ नहीं बोलना है पेशेंट से। फिर आता है संभिन्न प्रलाप, असंबद्ध बोलना। किसी चीज का किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार से कोई उसका मतलब ही नहीं है, और इधर अंट-संट बके जा रहे हैं। चर्चा चल रही है ग्वालियर फोर्ट की और आप कर रहे हो ताजमहल की बात। चर्चा चल रही क्रिकेट की, आप कर रहे हो मूवी की बात। कहीं का कहीं वे तो प्रलाप कर रहे हो और बोलते ही जा रहे हो, वो नहीं करना है।
व्यापाद, व्यापाद का अर्थ होता है किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार। चल भाई उसको उस दिन अपन पकड़ के मारेंगे, प्लानिंग करते हैं, फील्डिंग बिठाना। कॉलेज में थे, काफी फील्डिंग्स बिठाने के काम हमने देखे। उसको पकड़ के आज इधर मारेंगे, हजीरा वगैरह ऐसी चीजें थी, उसको यहाँ मारेंगे। उसने बोला कैसे तेरे से भाई, और फील्डिंग बिठाते थे लड़के बैठ करके कि तुम देखना वो इतने बजे यहाँ से निकलेगा, इतने बजे यहाँ से निकलेगा। और उस समय इतने छोटे छोटे फोन होते थे, उसको हलो हलो करते जाते, बोलते जाते, उसकी लोकेशन पता चल गई, उसको उठाया, 4-5 लड़कों ने पीटा और भाग गए। तो इसमें उन्होंने अपना समय खर्च किया। दूसरा, जब उसको पीट के भागे हैं तो उन्होंने अपने लिए भविष्य का खतरा मोल कर लिया, क्योंकि वो व्यक्ति जो पिटा है वो भी पीटने आएगा। और जरा सोचिए, इस प्रकार की सिचुएशन में जो व्यक्ति जी रहा होगा उसकी हार्ट बीट कैसी होगी। क्या 24 घंटे वो नॉर्मल हार्ट बीट के साथ रहता होगा, या फिर दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा बार उसको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता होगा। ये चीजें भी एक मायने रखती हैं। तो मैं व्यापाद नहीं करना। अविद्या, दूसरे के अवगुणों को ना सहन कर पाना, या दूसरे के गुणों को ना सहन कर पाना। भाई कोई व्यक्ति आपसे होशियार है, आपसे इंटेलिजेंट है, तो आप उससे चिढ़ो नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन आप इससे चिढ़ते हो, उससे जलते हो, तो ये चीज गलत है, इसको नहीं करना है। जिसको ईर्ष्या द्वेष के नाम से बोला है। किसी ने अच्छा खासा रुपए कमाया, बहुत तरक्की कर रहा है, तो लोग जलते हैं उससे, उससे लोग जलते हैं। अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, उससे लोग जलते हैं, और इस चीज को जलने की वजह से उनके बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ जाते हैं। इसका एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, जलना तो छोड़िए, कि स्ट्रेस का दे रहा हूँ। ईर्ष्या द्वेष वगैरह ये स्ट्रेस के ही पार्ट है। हमने फाइब्रॉइड और पीसीओडी के पेशेंट्स काफी देखे। तो महिलाओं में क्या था, हमने ये केस शादी के बाद बहुत ज्यादा डेवलप होते हुए देखे। अभी रिसेंटली तो ये केस उन बच्चियों में भी देखने को मिल रहा है जिनकी कोई एज नहीं है। शादी के बाद महिला एक ऐसे वातावरण में आती है जहां उसको बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी एडजस्ट करनी पड़ती हैं। खुद के एक्सप्रेशंस को, जो उसका एक्सप्रेशंस है, जो वो कहना चाहती है, व्हाट शी वांट टू से, शी कांट एक्सप्रेस, जिसकी वजह से वो काफी समय तक स्ट्रेस में रहती है। और इस स्ट्रेस में रहने की वजह से हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस या थायराइड एक्सिस डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम और फाइब्राइड की प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ती जा रही है। सेम यही कारण पुरुषों में अगर देखें हम, तो इनफर्टिलिटी के केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। प्रोस्टेट के केस जो 50 साल की एज के बाद हमें देखने को मिलते थे, आज 30 से 35 साल की एज में लोगों में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज को आप हल्के में मत समझिए कि उन्होंने बोल दिया कि 10विध पाप कर्म ये हैं, तो इन 10विध पाप कर्मों को आपको नहीं करना है, इससे आपको मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, मान सम्मान बढ़ेगा, बट एज अ डॉक्टर, एज अ वैद्य, एज अ चिकित्सक, आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें से आप क्लिनिकल एस्पेक्ट लेकर के आए। ऐसी कई मॉडर्न एविडेंसेस हैं जिसमें स्ट्रेस रिलेटेड और इस प्रकार के काम करने वाले लोगों के ऊपर कई प्रकार की स्टडी करने के बाद आज मॉडर्न साइंस भी कह पा रही कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दृढ़ विपर्य का अर्थ आता है, दृढ़ विपर्य नास्तिकता या आप्त वाक्यों में अश्रद्धा रखना। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप नास्तिक या आप्त वाक्यों में, अपने सीनियर्स के वाक्यों में अगर आस्था नहीं रखते, तो आपकी तरक्की बाधक होती है। आज सबसे बड़ा रीजन है कि हिंदुस्तान का जो साइंस है वो विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हुआ? क्योंकि हमारे अंदर अपने शास्त्रों के प्रति आस्था खत्म होती गई, और उन आस्था खत्म होने की वजह से उसके साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य को, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम नहीं देख पाए। और कई आज ग्रंथ केवल लाइब्रेरीज में सड़ रहे हैं, उनको कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई स्टडी नहीं कर रहा है।
गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करवाएगी या नहीं करवाएगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ऋग्वेद ले लो, यजुर्वेद ले लो, सामवेद लो, वेदों को चलो छोड़ो, आप उपनिषद को ले लीजिए, मुंडकोपनिषद को ले लीजिए, अरण्यक को ले लीजिए, आप ऐसे कई सर श्रीमद् भगवत गीता को ही ले लीजिए, वहां से भी बहुत सारे कंसेप्ट मिलते हैं, वे ऑफ लिविंग कंसेप्ट ऐसे मिलते हैं कि यहाँ से आप जिंदगी के एक अलग मुकाम पर खुद को ले जाकर के सेटल डाउन कर सकते हैं। तो इन जो 10 जो पाप कर्मों की हमने बात की क्लिनिकली और सोशियोलॉजिकली, इन 10 विध पाप कर्मों को आपको किस तरीके से छोड़ना है, शारीरिक रूप से, शरीर से कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, मन में नहीं रखेंगे, मानसिक रूप से, और वाचिक रूप से मुंह से नहीं बोलेंगे। ये तीनों चीजों से आपको इसको फॉलो करना है। इसके बाद हमारे जो पॉइंट है उसमें कई जे आते हैं कि आपको अपने व्याधि शोक इनसे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, एक सोशल हेल्प का मैसेज आता है। कीड़े मकोड़े इन क्षुद्र जंतुओं को जहां भी देखें उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे जितना भी आगे जो कंसेप्ट मुझे दिख रहा है कि आपको अपने ह्यूमन बींग्स के अलावा प्रकृति में जो भी जीवित है उसका आदर करना है, सम्मान करना है, क्योंकि इस प्रकार की भावना तो किसी के अंदर आ सकती है। अगर जानवर के प्रति भी आई तो भी आपके अंदर बॉडी में केमिकल कौन बच्चा है इसमें और केमिकल लोचा हो ही जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो है उसमें बोला है कि मिलने पर स्वयं पहले बोलना चाहिए। अगर आप काले हितम मितम ब्रूआद विषमवादी पेशलम, ये मेरा बहुत अच्छा श्लोक है, मैं काफी समय से बोलता हूँ, अपनी लाइफ में भी फॉलो करता हूँ कि काले हितम मितम ब्रूआद विषमवादी पेशलम, कि मनुष्य समय पर हितकारी परिमित सत्य और मधुर बोले। क्या कह रहे हैं ये, हितकारी ऐसी बात बोले जिससे लड़ाई ना हो, किसी का भला ही हो, परमिति दूसरे के बेनिफिट के लिए हो, तीसरा सत्य होना चाहिए, ऐसा भी सत्य नहीं कि किसी के सामने सत्य बोल दिया और सत्य से उसकी लंका लग रही है लेकिन बेनिफिट किसी का ना हो रहा हो, और मधुर बोलना चाहिए, मीठी वाणी के साथ बोलना चाहिए। तो इन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। इन नियमों को फॉलो करने से हमारे सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्टर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल लोचा होने की वजह से कई रोग जो हैं जो बॉडी को लग सकते हैं, इनका मैंने इस वीडियो में इसमें आपको समझाते हुए बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल हम ऋतुचर्या अध्याय पर चलेंगे। ऋतुचर्या अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ साथ उसके दिनचर्या, उसकी डाइट, सारी चीजों पर फोकस करेंगे और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको लेकर के चलेंगे। मॉडर्न एविडेंसेस क्या बोलते हैं और संहिता क्या बोलती है, दोनों का सामंजस्य क्या है। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर कल सुबह 6:30 बजे फिर से मिलते हैं।